Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. As I have already told you in previous class, that by coming class we are going to do some question and answers that are really important for coming examination related to sliding filament theory. तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने पिछली क्लास में स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की पूरी थ्योरी करी थी। ठीक है, हमने जो भी थियोरिटिकल पोर्शन था वो कल अच्छे से ख़त्म कर लिया था। उसमें आई होप दैट कि कोई डाउट आपको नहीं रह गया होगा। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, भले होंगे और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे, मस्त होंगे अपने एग्जामिनेशन की तैयारी के साथ। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। तो मैं सबका स्वागत करता हूँ क्लास में। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। किसके बारे में? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में। जो आपके कुछ बच्चे कुछ डाउट्स होंगे वो भी आज ख़त्म कर देगी। कुछ स्टूडेंट्स के मुझे क्वेश्चंस रिसीव हुए थे, उनको भी मैंने इसमें कंसीडर कर दिया है। तो आई होप दैट कि आप लोगों के, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन पोस्ट किए थे, आपके भी जो प्रॉब्लम थी वो आई होप दैट कि हद तक पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज दैट व्हेन द एक्टिव फिलामेंट आर ड्रैग्ड टुवर्ड एम लाइन इज नोन एज। हमने कल की क्लास में पूरी तरह से ये पढ़ लिया था मेरे प्यारे बच्चों कि जो एम लाइन है वो किस तरह से मूवमेंट करती है। जब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की हम बात करते हैं और जब स्टेजेस की बात करते हैं, जब अलग अलग कंपोनेंट के कंट्रक्शन की बात करते हैं, तब हमने ये सारा कुछ पढ़ा था कि एम लाइन जब अंदर की तरफ मूव करेगी तब कौन सी सिचुएशन होगी। चलिए इसके हम पहले ऑप्शंस देखते हैं। पावर स्ट्रोक, बी ऑप्शन है रिफ्रैक्टरी स्ट्रोक, सी है रिकवरी स्ट्रोक और नन ऑफ दीज। तो आप बताइए फटाफट से इसका आंसर, कि इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। हर क्वेश्चन के लिए लगभग मैं आपको 5 से 6 सेकंड दूंगा जिसमें आपको आंसर देना है, और लास्ट में आपको टोटल स्कोर इसका काउंट करना है। इसमें से 2 जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव टाइप के आंसर हैं, तो मैंने दिया हुआ है। मतलब और भी बाद में कुछ डिस्क्रिप्टिव टाइप के जो क्वेश्चन आंसर आपको एग्जामिनेशन में नहीं बल्कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन भी मैंने लास्ट में आपके लिए कंक्लूड किए हुए हैं। तो 3 से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से कोई भी आपका इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेता है। चलिए ठीक है, इसका आंसर आप लगाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए, बेहतरीन। आई होप दैट कि आपने आंसर लगा लिया होगा। बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए, आंसर लगभग ज़्यादातर सब लोगों के सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पावर स्ट्रोक। ठीक है, जब एम लाइन अंदर की तरफ मूव करती है तो कौन सी कंडीशन में मूव करती है? पावर स्ट्रोक की कंडीशन में। ठीक है, तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। बाकी इसको आप समझने के लिए यहाँ पे देख लीजिए, इसमें मैंने आपकी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो है इसकी नॉर्मल जो सिचुएशन है कौन सा है, इसमें 3 फेज़ होते हैं। एक आपकी नॉर्मल फेज़ होती है जो ये है, एक सेमी कॉन्ट्रैक्टेड जिसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, और बाकी जो लास्ट होती है वो होती है फुल्ली कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्शन के फेज़ में क्या होगा कि ये जो आपकी एम लाइन है वो अंदर की तरफ मूवमेंट करेगी, राइट। इसका जब अंदर की तरफ मूवमेंट होगा तो एक चीज़ और होगी कि एच जोन जो आपका होगा वो क्या होगा, यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक, और जब एच लाइन इनवर्ड मूव करती है, ठीक है, तो वो कंडीशन कौन सी होती है? पावर स्ट्रोक की कंडीशन। ठीक है, आई होप दैट कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ स्टेरेटेड मसल्स। आप स्टेरेटेड मसल्स की बात हो रही है आपके पास। पहला ऑप्शन सेल, बी ऑप्शन क्रॉस ब्रिज, थर्ड ऑप्शन सार्कोमेयर एंड ऑप्शन 4th इज जेड बैन। तो आप आंसर करिए फटाफट इसका कि फंक्शनल यूनिट ऑफ स्टेरेटेड मसल जो है वो क्या होती है। बताइए जल्दी से, फटाफट आंसर करें। सेल होगा, क्रॉस ब्रिज होगा, सार्कोमेयर होगा या जेड बैंड होगा। ठीक, बढ़िया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सार्कोमेयर लेयर। क्यों? कि आप जानते हैं कि जो स्टेरेटेड मसल्स हैं उसकी फंक्शनल यूनिट की बात करी जाती है अगर माइक्रो लेवल पे, तो सबसे ज़्यादा माइक्रो लेवल पे जहाँ एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट की मूवमेंट होती है उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? सार्कोमेयर। ठीक है, बढ़िया। तो सी आंसर इसका हो जाएगा सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इज द कंट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ द मसल्स। मसल की कंट्रैक्टाइल प्रोटीन जो होती है वो क्या होती है? मायोसिन, ट्यूबुलिन, ट्रोपोमाइसिन या फिर नन ऑफ दीज। इसमें से आप ध्यान रखिए, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की। ठीक है, अच्छा, कॉन्ट्रैक्टाइल जब प्रोटीन में आपको पढ़ा रहा था पिछली क्लास में, तब मैंने आपको बताया था कि एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट दोनों होते हैं। उनमें से एक को थिन फिलामेंट बोला जाता है और दूसरे को थिक फिलामेंट बोला जाता है। ठीक है, मायोसिन को हम क्या बोलते हैं? मायोसिन को हम बोलते हैं थिक फिलामेंट। क्यों? क्योंकि इसकी जो थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो थिन फिलामेंट किसको बोलते हैं? मायोसिन को। ठीक है, दूसरा जो जो
सॉरी थिक फिलामेंट किसको बोलते हैं, मायोसिन को। अब हम थिन फिलामेंट की बात करें तो थिन फिलामेंट में क्या आता है आपका, एक्टिन, ठीक है। और एक्टिन अपने आप में, सॉरी, थिन फिलामेंट में 3 पार्ट होते हैं। एक कौन कौन से एलिमेंट होते हैं उसके, एक आपका एक्टिन होता है, दूसरा आपका ट्रोपोनिन होता है, और तीसरा क्या होता है आपका, ट्रोपोमाइसिन। तो आप देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ना तो आपको एक्टिन दिया हुआ है, ना आपको ट्रोपोनिन दिया हुआ है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ट्रोपोमाइसिन। सी आंसर के साथ आप यहाँ से जाएंगे। चलिए बहुत अच्छे, तो सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, आर द थिन फिलामेंट, इनमें से थिन फिलामेंट किसको बोलते हैं। अभी भी मैंने कुछ देर पहले ही कुछ एक्सप्लेन किया था, आई होप दैट कि वहाँ से मुझे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे प्यारे बच्चे, सारे बच्चे इसको सही आंसर मारेंगे। जल्दी से मैं आपके आंसर का वेट करता हूँ, फटाफट आंसर बताएं कि इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। ट्रोपोमाइसिन होगा, ट्रोपोनिन होगा, मायोसिन होगा, या फिर एक्टिन होगा। थिन फिलामेंट की बात हो रही है, गौर करें यहाँ पे 2 ही फिलामेंट, माइक्रो जो सार्कोमेर लेयर होती है उसके बीच में 2 ही फिलामेंट की ज़्यादातर बात करी जाती है ग्रॉस लेवल पर, और यहाँ पर ग्रॉस लेवल पर दोनों फिलामेंट दिए हुए हैं, मायोसिन और एक्टिन भी, ट्रोपोमाइसिन भी और ट्रोपोनिन भी। अब इसमें से बताइए आप मुझे कि ग्रॉस टर्मिनोलॉजी में अगर थिन फिलामेंट की बात करी जाए तो किसकी बात होगी, ठीक है। तो अगर थिन फिलामेंट की अगर ग्रॉस टर्म में बात होगी तो हम किसके जाएंगे, एक्टिन के साथ हम जाएंगे। डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पे एक्टिन नहीं होता आंसर तो क्या हो जाता, एक्टिन भी नहीं होता, ट्रोपोनिन भी नहीं होता, तो ट्रोपोमाइसिन आंसर सही हो जाता। अगर ट्रोपोमाइसिन भी नहीं होता तो ट्रोपोनिन आंसर सही हो जाता, ट्रोपोनिन नहीं होता तो ट्रोपोमाइसिन आंसर सही हो जाता, ठीक है। तो ये एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन ये किसके पार्ट हैं, ये तीनों के तीनों एलिमेंट हैं किसके, थिन फिलामेंट के। और इसमें से कोई सा भी दिया रहेगा तो आपको टिक करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि अगर इन तीनों दिए हैं तो तीनों में से आप प्रायोरिटी किसको देंगे, एक्टिन फिलामेंट को, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इसका क्या हो गया, डी आंसर सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, आर द थिक फिलामेंट। ये तो क्वेश्चन आपके लिए एकदम हलवा क्वेश्चन मिल गया, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन, मायोसिन और एक्टिन। तो इसमें से सीधा सीधा अभी मैंने आपको बताया, तो मायोसिन इसका सी इसका आंसर हो जाएगा। सी आंसर के साथ हम लॉक करेंगे इस क्वेश्चन को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, आर द रेगुलेटरी प्रोटीन कवर द मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑन द एक्टिन। थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ही इज सेइंग दैट द रेगुलेटरी प्रोटीन्स दैट कवर द मायोसिन बाइंडिंग साइट। मायोसिन की बाइंडिंग साइट्स जो होती हैं, उन बाइंडिंग साइट्स को जो ओपनिंग एक्टिन्स में बनी हुई होती हैं उनको कौन ब्लॉक करता है, ठीक है। रेगुलेटरी प्रोटीन कवर द मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑन द एक्टिन, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं, सार्कोमेर लेयर, या फिर ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन, सार्कोलेमा, और या फिर आप सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए बेहतरीन। आप कौन सा आंसर इसमें से टिक करने वाले हैं, जल्दी फटाफट से आंसर टिक करिए। कल मैंने सारी चीज़ें ये आपको माइक्रो लेवल पे बताई हुई हैं। आई होप दैट कि आपका आंसर जो है वो गलत नहीं होगा, ठीक है। बहुत अच्छे, शाबाश। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन, क्योंकि ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन ही जो आपका इंटरवोवन स्ट्रक्चर होता है, रोप इंटरवोवन टाइप का स्ट्रक्चर, उसमें दो पर्टिकुलर एलिमेंट होते हैं, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन। ये क्या करते हैं, ये दोनों मिल के इस तरह से काम करते हैं कि जो ओपनिंग्स होती हैं जहाँ पे आके मायोसिन का हेड एक्टिन को टच करता है और पावर स्ट्रोक जनरेट करता है, उसको ये बंद करके रखता है। उसको बंद करने की वजह से होता क्या है, अब उसके बंद करने की वजह से जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयन जो पड़ा रहता है, वो कैल्शियम आयन उस साइड तक नहीं पहुंच पाता, और जब तक कैल्शियम आयन नहीं पहुंचेगा आपकी एटीपी का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, और उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा तो एनर्जी जनरेट नहीं होगी, एनर्जी जनरेट नहीं होगी मतलब पावर स्ट्रोक नहीं हो सकता, मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप दैट, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसका बी आंसर आपका ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन सही हो जाएगा, क्योंकि इनकी कॉम्बिनेटिव रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, बेहतरीन, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 7, कैल्शियम बाइंड्स टू, कैल्शियम जो है किसको बाइंड करता है ऑफ द ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन कॉम्प्लेक्स में। चलिए बेहतरीन, ट्रोपोनिन, एक्टिन, मायोसिन और ट्रोपोमाइसिन। अभी इसको गौर करिए आप। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक क्वेश्चन बताया था जिसमें ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन दोनों को बताया था मैंने कि दोनों क्या करते हैं, दोनों कॉम्बिनेशन में वर्क करते हैं, और ये ओपनिंग बाइंडिंग साइट जो होती हैं एक्टिन पे अवेलेबल मायोसिन के लिए, उसको खोलते और बंद करते हैं जिससे कि जो कैल्शियम का रिलीज़ है वो हो सके, ठीक है। जो
अच्छा, कैल्शियम के रिलीज़ की बात करी जाए तो रिलीज़ जब भी होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो पड़ा रहता है कैल्शियम, वो ट्रांसवर्स ट्यूब्स के थ्रू वहाँ तक आता है। ठीक है, चलिए बेहतरीन, बहुत अच्छे। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखेंगे। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आंसर आपका हो जाएगा ट्रोपोनिन। ठीक है, क्योंकि ट्रोपोनिन क्या करता है, ट्रोपोनिन बाइंड करता है कैल्शियम को। ठीक है, चलिए बेहतरीन, बहुत अच्छे, ए आंसर इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कैल्शियम इज स्टोर्ड इन, कैल्शियम जो है वो किस में स्टोर्ड रहता है। ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। आई होप दैट कि आप इसका गलत आंसर नहीं लगाएंगे और आप मुझे निराश नहीं करेंगे। चलिए बेहतरीन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है कैल्शियम इज स्टोर्ड इन, कैल्शियम जो है वो कहाँ पे स्टोर्ड रहता है, सार्कोप्लाज्म में स्टोर्ड रहता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर रहता है, ट्रांसवर्स ट्यूब्स में स्टोर रहता है, या सार्कोलेमा में स्टोर रहता है। बताइए आंसर दें इसका फटाफट जल्दी से। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो ट्रांसवर्स ट्यूब्स होती हैं उनमें क्या होता है, कैल्शियम पड़ा तो रहता है, कैल्शियम उनमें नहीं रहता है। कैल्शियम कहाँ पर रहता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रहता है। और जो ट्रांसवर्स ट्यूब्स होती हैं उनकी हेल्प से कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के जो एक्टिव साइट्स होती हैं वहाँ पे आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर इसका लॉक करते हैं। और बी आंसर के साथ हम इस क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को डील करेंगे अब। एक्सटेंडेड फ्रॉम जेड डिस्क टू अनदर जेड डिस्क। इस क्वेश्चन को कल मैंने कम से कम 3 से 4 बार दोहराया था। आई होप दैट कि इसको आप गलत बिल्कुल नहीं करें। वो कौन सा जोन रहेगा जो जेड डिस्क टू जेड डिस्क, मतलब एक जेड डिस्क से दूसरे जेड डिस्क तक की डिस्टेंस बीच की, उसको हम क्या कहते हैं, सार्कोलेमा बोलते हैं, सार्कोमेयर बोलते हैं, मोटर प्लेट उसको बोलते हैं, या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। 5 सेकंड में इसका आंसर आप दें फटाफट, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ। ठीक है, चलिए बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए अब हम जब जहाँ तक सार्कोलेमा की बात करें तो ये क्या होती है, ये एक तरह से एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, जो लास्ट जो बंडल होता है, स्मॉलेस्ट बंडल होता है, उसको कवर करती है। सार्कोमेयर लेयर जो है वही एक चीज़ है जिसकी जो जेड बैंड से लेके जेड दूसरे वाले जेड डिस्क तक एक्सटेंड करती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन और यहीं पे बनता है कि एक सार्कोमेयर लेयर को दूसरी सार्कोमेयर लेयर से अलग करने का काम कौन करता है, तो आंसर हो जाएगा आपका जेड डिस्क। ठीक है, बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सार्कोमेयर लेयर। दूसरी बात यह है, यहाँ ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी देख लीजिए। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, जहाँ आपका न्यूरॉन मसल्स के साथ अटैच होता है, उस जंक्शन को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जैसा कि आप इसके नाम से समझ सकते हैं। बेहतरीन, इंग्लिश में भी कभी कभी संधि विच्छेद कर दिया करो, कुछ चीज़ों के आंसर वैसे ही मिल जाएंगे आपको। चलिए बहुत अच्छे, बेहतरीन। अब तो बी आंसर के साथ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, गेट शॉर्टन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो है क्या जो है वो शॉर्ट होता है, एक्टिन शॉर्ट होता है, मायोसिन शॉर्ट होता है, ट्रोपोनिन, मायोसिन, और या फिर नन ऑफ दीज। इस आंसर को आप लगाएंगे और आपका आंसर आई होप दैट कि सबका सही होगा। मुझे बड़ा ही खुशी होने लगी मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा है तो डेफिनेटली आप इसका आंसर जो है वो सही लगाने वाले हैं। अदरवाइज़ अगर आपने कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस को नहीं समझा, कॉन्सेप्चुअली थ्योरी को कल एनालाइज नहीं किया, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं लगा पाएंगे। ये बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये कह रहा है कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन जो है वो मसल का कौन सा पार्ट है, ठीक है, कौन सी यूनिट है जो कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक्टिन करती है, मायोसिन करती है, ट्रोपोनिन मायोसिन करती है, या फिर नन ऑफ दिस। बताइए, बेहतरीन, बहुत अच्छे, जल्दी से बताइए। चाहिए तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, बिकॉज इनमें से कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, चाहे एक्टिन की बात करें या मायोसिन की बात करें, वो क्या करता हो, वो शॉर्टन करता हो। वो उसमें क्या करते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड पास्ट करते हैं, मतलब फिसलते हैं एक दूसरे के पास, जिससे जेड लाइन जब इनवर्ड मूवमेंट करती हैं तो आपने देखा होगा जो जेड जोन होता है वो क्या होता है, वो डिसिपियर हो जाता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, शाबाश। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज विद द एक्टिन। इनमें से कौन सा है जो एक्टिन के साथ जो है वो क्रॉस ब्रिज बनाता है, एक्टिन, मायोसिन, कैल्शियम, या फिर आपका एटीपी। बताइए, आंसर करें फटाफट, 5 सेकंड में आंसर दें कि एक्टिन आंसर होगा, मायोसिन आंसर होगा, कैल्शियम आंसर होगा, या एटीपी। एक्टिन फॉर्म क्रॉस ब्रिज विद द एक्टिन, मायोसिन फॉर्म ए क्रॉस ब्रिज विद द एक्टिन, कैल्शियम फॉर्म्स अ ब्रिज विद द एक्टिन, और एटीपी फॉर्म्स अ ब्रिज विद द एक्टिन। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्टिन के साथ जो क्रॉस ब्रिज बनता है वो किसके थ्रू बनता है, मायोसिन के थ्रू। क्यों, क्योंकि मायोसिन का हेड यहाँ पे जुड़ता है आके एक्टिन बाइंडिंग साइट्स पे, और वहाँ से फॉरवर्ड स्ट्रोक जनरेट करता है। ठीक है, तो जहाँ पे एक्टिन की बाइंडिंग साइट पे
मायोसिन का हेड आके जुड़ता है उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रॉस ब्रिज की कंडीशन। तो आंसर नंबर बी के साथ हम जाएंगे, क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इनमें से कौन सा है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन और मसल एक्सटेंशन या फिर आप कहें रिलैक्सेशन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है? एटीपी है, सी एएमपी है, एम लाइन है या कैल्शियम? फटाफट इसका आंसर लगाएं कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो एनर्जी प्रोवाइड कराता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो ये बहुत ही इजी सा आंसर है, ये बचपन से सब लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एटीपी एक तरह से क्या है, आपकी तरह से एनर्जी, स्मॉल एनर्जी हाउस की तरह काम करता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, चलिए बेहतरीन। तो ये ए आंसर के साथ लॉक करेंगे, ए आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। स्लाइड्स इनवर्ड्स ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे इनवर्ड से इनवर्ड मूवमेंट किसका होता है? मसल्स का होता है, मायोसिन का होता है, एक्टिन का होता है या एम लाइन का होता है? क्वेश्चन ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, लेकिन आपका माइंड थोड़ा सा घूम सकता है, माइंड थोड़ी सी ट्रिक्स बना सकता है। तो इस क्वेश्चन को जब भी आप करें थोड़ा केयरफुली करें जब इनवर्ड मूवमेंट की बात हो रही हो। मसल होगी इसमें, मायोसिन होगी, एक्टिन होगी या एम लाइन होगी। ठीक है, बेहतरीन, बहुत अच्छे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और याद दिलाता चलूँ आपको कि जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जब हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं या फिर बैंड्स की बात करते हैं तो ए बैंड की जो विड्थ है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। ए बैंड रिमेंस रहता है एक ही जैसा। और ए बैंड में क्या होता है आपका कि ए बैंड में दोनों एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट जो है वो अवेलेबल रहते हैं। अब बात आती है क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है स्लाइड्स इनवर्ड ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में कौन सा इसमें से एलिमेंट है या कौन सी लाइन है या मसल है जो अंदर की तरफ मूवमेंट करती है? तो आंसर हो जाएगा एक्टिन। और एक्टिन क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर नंबर सी के साथ हम इसको लॉक करेंगे। ठीक है, तो आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको जो फिगर दिखाया था वो इसीलिए दिखाया था कि आपके बहुत सारे जो क्वेश्चन आगे आने वाले हैं वो रिकॉल हो जाएं उसके थ्रू और आपको क्वेश्चंस के आंसर देने में कोई भी परेशानी नहीं हो। ठीक है, चलिए बेहतरीन मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। वेयर इज़ द मायोसिन फाउंड इन द स्केलेटल मसल सिस्टम। मतलब स्केलेटल मसल जो सेल्स हैं उनमें कहाँ पे आपका मायोसिन जो है वो पाया जाता है? मायोसिन की लोकेशन कहाँ पे रहती है? इन अ थिक फिलामेंट, इन थिनम फिलामेंट, इन ट्रोपोमाइसिन और इन ट्रोपोनेट। बताइए यहाँ पे कि जो मायोसिन है वो किस में रहता है? अभी जब मैं क्वेश्चंस की रिहर्सल आपको कराता हुआ आ रहा हूँ पीछे से, तो उसमें भी मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है कि अगर हम थिन फिलामेंट की बात करेंगे तो थिन फिलामेंट में आपके 3 एलिमेंट्स रहते हैं, एक्टिन, मायोसिन और ट्रोपोनिन। ठीक है, लेकिन थिक फिलामेंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोटीन आपकी जो बल्कि मात्रा में रहती है वो क्या रहती है? आपकी मायोसिन। तो ए आंसर के साथ इसको क्वेश्चन को लॉक करेंगे, ए आंसर इसका सही हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। व्हाट आर द 3 प्रोटीन्स मॉलिक्यूल इन द थिन फिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ? तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा देर लगेगी नहीं, क्योंकि आप सीधा सीधा देखें, अभी मैंने बताया था आपको 3 प्रोटीन की बात कर रहा है ये थिन फिलामेंट में। 3 प्रोटीन कौन सी होती है? ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन और एक्टिन। क्वेश्चन नंबर 15 का बी आंसर सही हो जाएगा, बी आंसर को लॉक करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इट ब्लॉक्स टू द बाइंडिंग साइड्स ऑफ द एक्टिन एंड माइसिन। अब आप इसका फटाफट आंसर लगाइए, क्योंकि आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ट्रोपोमाइसिन। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। अब इसका ट्रोपोमाइसिन आंसर क्यों हो गया? बहुत अच्छे बेटा, बढ़िया 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 क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको देता हूँ, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैं आपको पढ़ा रहा था कि ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन दोनों मिलके जो बाइंडिंग साइट्स होती हैं उनको लॉक करते हैं। तो इसमें होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन को पहले समझिए आप। इट ब्लॉक्स बाइंडिंग बिटवीन एक्टिन एंड माइसिन। ठीक है, एक्टिन और माइसिन के बीच में जो बाइंडिंग होती है उसको ब्लॉक कौन करता है? ट्रोपोमाइसिन। ठीक है, कैल्शियम को बाइंड कौन करता है? वो करता है आपका ट्रोपोनिन। तो एक्चुअल बात आपको पता चल गई। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आपका पूरा हो गया। 17 की तरफ चलते हैं। व्हाट कॉजेज ट्रोपोमाइसिन टू मूव अवे फ्रॉम द मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑन एक्टिन? क्वेश्चन को समझ लीजिए पहले, आंसर अपने आप दे देंगे। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया इसका मतलब कम से कम 99.99% आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगर आपको आंसर नहीं मालूम है, आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा। नहीं तो आप ये बात जो है किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई करके देख लेना। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर मालूम है डेफिनेटली तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर आपको आंसर नहीं मालूम है किसी क्वेश्चन का, आपको क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए बेहतरीन। व्हाट कॉजेज
ट्रोपोमाइसिन टू मूव अवे फ्रॉम मायोसिन बाइंडिंग साइट्स टू ऑन एक्टिन। मतलब वो कौन सा कॉज होता है जिसकी वजह से जो ट्रोपोमाइसिन है वो मूव अवे कर जाता है, हट जाता है, ठीक है, फ्रॉम द मायोसिन बाइंडिंग साइट्स, मायोसिन की बाइंडिंग साइट से हट जाता है और वो रास्ता देता है किसके लिए, एक्टिन के लिए, ठीक है। तो क्या है, कैल्शियम बाइंडिंग है, पोटेशियम बाइंडिंग है, सोडियम बाइंडिंग है, या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक्सप्लेन कर रहा था, कुछ ही देर पहले मैंने बताया है कि जो कैल्शियम जब ट्रांसवर्स ट्यूब्स के थ्रू वहाँ पर पहुँचता है और आपका जो ट्रोपोनिन है वो अगर बाइंड कर लेता है किसको, कैल्शियम को, तो वहाँ पे जो कैप होता है ट्रोपोमाइसिन का, जो बाइंडिंग साइड्स को ब्लॉक करके रखता है एक्टिन की, जो आपका जो मायोसिन का हेड है मेरे प्यारे बच्चों, उसको नहीं जुड़ने देता है एक्टिन से और आपका पावर स्ट्रोक वाली कंडीशन नहीं आती है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, ट्रोपोमाइसिन। लेकिन जैसे ही ट्रोपोनिन कैल्शियम को ग्रैब कर लेता है और कैल्शियम वहाँ पे बाइंडिंग साइड पे आ जाता है, ट्रोपोमाइसिन ऑटोमेटिकली वहाँ से बाइंडिंग साइड्स को ओपन कर देता है, ठीक है। चलिए बढ़िया। अगर क्वेश्चन आपसे यूँ भी पूछ लेता है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द बाइंडिंग साइड्स इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, अगर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन कौन सा है जो ओपनिंग और बाइंडिंग साइड्स के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है, तो क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रोपोमाइसिन, ठीक है। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट कॉजेज ट्रोपोनिन टू कम कवर बैक ओवर एक्टिन बाइंडिंग साइड्स, एक्टिन, मायोसिन, सार्कोलेमा, कैल्शियम। सीधी सी बात है, कैल्शियम इसका आंसर है, सी आंसर के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर द 3 रोल्स ऑफ एटीपी इन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से पढ़ें और इसके आंसर्स को भी गौर से पढ़ें और आपका फाइनल आंसर देखता हूँ मैं कि कितना अच्छा आता है, ये कितना मुझे खुश करता है। चलिए बेहतरीन, बहुत अच्छे। द वेरी फर्स्ट आंसर इज दैट एनर्जाइजिंग द पावर स्ट्रोक ऑफ द क्रॉस ब्रिज। सेकेंड ऑप्शन इज डिस्कनेक्ट द मायोसिन हेड फ्रॉम द बाइंडिंग साइड्स ऑन द एक्टिन एट द कंक्लूजन ऑफ पावर स्ट्रोक, actively transport calcium ions to the sarcoplasmic reticulum, and D is all of the above. What are the 3 roles of ATP in sliding filament theory, right? अगर इस क्वेश्चन को आप गौर से थोड़ा सा पढ़ें, गौर से, तो आपको ये क्वेश्चन में कोई भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों। गौर से इस क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए इस क्वेश्चन में कभी कभी होता क्या है, हम क्वेश्चन को जल्दी में जब पढ़ रहे होते हैं तो हम जो एक्चुअल उसकी वर्डिंग होती है उस पर ध्यान नहीं देते। ये कह रहा है व्हाट आर द 3 रोल्स ऑफ एटीपी, 3 रोल चाहिए हमें आपके। ये देखिए, एक रोल ये हो गया, दूसरा आपका ये हुआ, तीसरा ये हुआ। तो हम काट तो किसी को सकते ही नहीं, सीधा सीधा आंसर ये हो रहा है, लेकिन फिर भी आप इसको समझिए। एनर्जाइजिंग द पावर स्ट्रोक ऑफ द क्रॉस ब्रिज, ये बात आपको समझ आती है कि हाइड्रोलिसिस के थ्रू ही होता है। अगर वहाँ पर कैल्शियम नहीं होगा, एटीपी नहीं होगा, उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, तो पावर स्ट्रोक के लिए एनर्जी नहीं आएगी। दूसरी डिस्कनेक्ट, अभी देखिए जब एटीपी खत्म हो जाती है, पावर स्ट्रोक जैसे ही लगता है, पावर स्ट्रोक लगता है तो एटीपी एडीपी प्लस पीआई में टूट जाता है, फॉस्फेट कैटायन अलग हो जाता है, ठीक है। तीसरा क्या है, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट द कैल्शियम आयंस इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब क्या होगा, जब एटीपी वहाँ पर रहेगा नहीं, बाइंडिंग साइड्स हट जाएगी, तो ऑटोमेटिकली जो कैल्शियम पॉजिटिव आयन वहाँ पे अवेलेबल होगा वो वापस लौट जाएगा ट्रांसवर्स ट्यूब्स के थ्रू होता हुआ, किसमें, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द जो है आंसर इसका सही है, ठीक है। चलिए बेहतरीन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। द लिस्ट 6 स्टेप ऑफ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इसको मैं खुद आपको आंसर दे रहा हूँ, आप बस इसको समझने की कोशिश करें मेरे प्यारे बच्चों। मैंने इसमें कंक्लूड करने की कोशिश की है, क्योंकि क्वेश्चन में ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जो 3 4 5 स्टेप जो भी हैं, कभी कभी कुछ लोग 4 स्टेप्स लिखते हैं, कुछ लोग 5 स्टेप्स लिखते हैं, कुछ लोग 6 स्टेप लिखते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के। मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आपके साथ सामने रखने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहे कोई भी, क्योंकि इस क्लास का जो मेन मोटिव है मेरा वो यही है कि डाउट से बाय बाय, राइट। चलिए बेहतरीन, तो सबसे पहला जो स्टेप है इसमें क्या है, इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम ट्रिगरिंग एक्सपोजर टू द बाइंडिंग साइड्स ऑफ द एक्ट, ठीक है। कैल्शियम का ट्रिगरिंग जैसे ही होती है तो बाइंडिंग साइड्स की ओपनिंग होती है, किसके द्वारा, यहाँ से ऑर्डर मिलता है किसको, ट्रोपोनिन को, कैल्शियम को बाइंड करने के लिए वहाँ पे, और जैसे ही कैल्शियम बाइंड्स होता है, कैल्शियम की जैसे ही उपस्थिति दर्ज होती है, वैसे ही आपका जो ट्रोपोमाइसिन है वो साइड्स को ओपन कर देता है, ठीक है। द बाइंडिंग ऑफ मायोसिन टू एक्टिन फॉर्मिंग ए क्रॉस ब्रिज,
अगला कह रहा है कि पावर स्ट्रोक ऑफ द क्रॉस ब्रिज दैट कॉजेज टू द स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट, राइट, बाइंडिंग एटीपी मायोसिन हेड विच रिजल्ट्स इन myosin head disconnecting from the actin after the myosin head because the ATP energy releases through the hydrolysis here releases, so the ATP changes into the ADP and PI. Here the ATP, no more ATP is available, so the binding sites disconnect the myosin head from the actin and the condition of relaxation generates here, right? So next thing is that he is talking about the hydrolysis of ATP which leads to the re-energizing to the position of myosin head, the transport of calcium ions back into the सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. आई होप दैट कि ये जो 6-7 पॉइंट्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ. व्हाट इज रिक्वायर्ड टू मूव कैल्शियम आयन टू साइटोसोल बैक इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. समझने की आप कोशिश करें इसको कि क्या कहने की कोशिश की गई है. ये कह रहा है कि क्या रिक्वायर करता है कि कैल्शियम जो है वो फ्रॉम साइटोसोल से हट के, साइटोसोल वो पर्टिकुलर पोजीशन होती है जहाँ पे जो कैल्शियम आयन जो होता है वो रिलीज होता है जाके ट्रोपोनिन से बाइंड करने के, ठीक है. ये वहाँ से वापस किससे, ट्रांसवर्स ट्यूब से होता हुआ कहाँ चला जाता है, ये आपका सार्कोप्लाज्म में वापस चला जाए. ये ऐसा कौन करता है, तो आयन पंप्स फॉरवर्ड एटीपी दैट मूव्स द कैल्शियम आयन बैक इनटू द मेम्ब्रेन ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है. तो इस बात को आप याद रखेंगे. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ. अब आप यहाँ पे समझें थोड़ा सा इसको. व्हाट कॉजेज द मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑन एक्टिन टू बी एक्सपोज, द मूवमेंट ऑफ ट्रोपोमाइसिन, कैल्शियम एंड ट्रोपोनिन, सार्कोप्लाज्मिक मूवमेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड नन ऑफ दीज. तो देखिए अभी हम इतनी देर से बातें कर रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ किसका, ट्रोपोमाइसिन, कैल्शियम और ट्रोपोनिन, ये तीन का एक्टिवली पार्टिसिपेशन होता है. इन्हीं के कॉम्बिनेशन से कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स पे आता है और वापस चला जाता है, ठीक है. तो आंसर ए हो जाएगा इसका. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ. इफ द स्टिमुलस इज सेवरल टाइम ग्रेटर देन सॉरी ये डबल रह गया है, ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड द मसल कॉन्ट्रैक्ट विद. ये कह रहा है, क्वेश्चन को समझें पहले आप कि कोई भी स्टिमुलस है उसको सेवरल टाइम दिया जा रहा है और पहले वाले टाइम से स्टिमुलस को हम बढ़ा देते हैं, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई स्टिमुलस दिया, उसकी डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, स्टिमुलस को हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, ठीक है. अब स्टिमुलस बढ़ाने से इनमें से कौन सी कंडीशन होगी, जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगी, सेम फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, उससे ज़्यादा फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, या कम फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, या फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगी ही नहीं. क्वेश्चन को समझिए, फिर दोबारा से मैं क्वेश्चन को फिर दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको. मेरे प्यारे बच्चों, जब तक क्वेश्चन अगर आप नहीं समझते, ये क्वेश्चन आपसे नहीं हिलने वाला. क्वेश्चन समझ लीजिए पहले, फिर उसके बाद इसका आंसर लगाइए. बड़ा इजी सा मतलब आंसर क्वेश्चन इसका है, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया, अगर आपने प्रीवियस क्लास को अच्छी तरह से एनालाइज किया हुआ है, अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, तो ये क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली आप सही करने वाले हैं. इफ़ द स्टिमुलस इज सेवरल टाइम ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड, एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है. जैसे फॉर एग्जांपल एक 1 डिग्री है, 1 डिग्री पे क्या है, एक मैंने स्टिमुलस दिया 1 डिग्री, जिस जो 1 डिग्री क्या है आपका थ्रेशोल्ड है. मतलब थ्रेशोल्ड उस अगर स्टिमुलस पहुंचा तो उससे ज़्यादा पे या उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मसल रिएक्ट करेगी, या फिर उससे कम पोटेंशियल पे मसल जो है वो रिएक्ट नहीं करेगी. तो वो पोटेंशियल हमने दिया, वो एक्शन पोटेंशियल किसके थ्रू आया, न्यूरॉन्स के थ्रू. जब वो एक्शन पोटेंशियल वहाँ पे पहुँचा, ठीक है, तो मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया, ठीक है. अब क्या कर रहे हैं हम, अगली बार उससे और ज़्यादा जो एक्शन पोटेंशियल दे रहे हैं, फिर उसके बाद और ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल दे रहे हैं. बात समझ में आ रही है आपको. तो क्या होगा, अब मैं बताता हूँ. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा विद द सेम फोर्स. अब एक्चुअली ऐसा होता क्यों है वो बात आप समझें, ठीक है. तो आंसर किसके साथ जाएंगे, आंसर नंबर जाएंगे ए के साथ, ठीक है. अब ये इसको क्यों जाएंगे उस बात को आप समझिए. एक्चुअली जो हमने पोटेंशियल दे दिया, पोटेंशियल के बाद अब डिपेंड करता है कि आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ कितनी है, मस्कुलर एंडोरेंस कितनी है, ठीक है. बाकी ये कहूँ कि स्किल रिलेटेड फिटनेस के कंपोनेंट्स जो है वो कितनी तेज़ी से आपके काम करते हैं, ये इस बात पे डिपेंड करेगा. पोटेंशियल थ्रेशोल्ड से ज़्यादा, चाहे कितना भी ज़्यादा आप दे दो या कितना भी कम दे दो, उस बात पे फ़र्क नहीं पड़ता है.
हाँ, अगर इस बात में ही अगर वो ये पूछता है कि एक्शन पोटेंशियल जो गिवन है मोटिवेशन के फॉर्म में, तो ज़रूर उसका फ़र्क जो है वो पड़ता है एथलीट पे। लेकिन यहाँ इस कंडीशन में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप एक्शन पोटेंशियल कितना भी कम दो, लेकिन मेक श्योर कि वो एक्शन पोटेंशियल आपका जो है थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होना चाहिए। तो थ्रेशोल्ड के बाद चाहे कितना भी पोटेंशियल आप देंगे, वो सेम फोर्स से ही कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो आई होप दैट कि इतने सारे डिस्कशन के बाद आपका कोई भी परेशानी नहीं रह गई होगी। ये क्वेश्चन मेरे एक स्टूडेंट ने पोस्ट किया था, अब मुझे समझ में ये ज़रूर आ रहा था कि वो उसको इतनी ज़्यादा परेशानी क्यों हुई होगी। ठीक है, चलिए बेहतरीन, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को ही आप याद कर लेते हैं तो इस क्वेश्चन से ही कई एक क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। द प्रोटास्टैग्लैंडिन्स are the group of lipids that are made at the sites of tissue damage or infection that involve in healing with the injury and illness. They control the process such as inflammation, blood flow, formation of the blood, clot, and induction of labor. Have no role. इन सब में से जो ऊपर आपका दिया हुआ है, मैं आपको इसके ऑप्शंस और दे देता हूँ। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। चलिए अब इसको देखते हैं ठीक तरह से। जो आपका ठीक है, बेहतरीन। प्रोटोस्टैग्लैंडिन जो है उसका रोल इनमें से किस में नहीं है। उससे पहले ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, ये इस तरह से भी समझ लीजिए, ये समरी टाइप का क्वेश्चन भी है। यहाँ से आप क्वेश्चन को समझें और उसके बाद आप आंसर दें। आपको मैं देता हूँ 5 सेकंड। चलिए 10 सेकंड लीजिए, 10 सेकंड के बाद आप इसका आंसर दीजिए मुझे। इन्फ्लामेटरी एंड एलर्जिक रिएक्शन होगा, ब्लड क्लॉटिंग होगा, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, या कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स होगा। चलिए बेहतरीन, शाबाश, करें फटाफट आंसर करें आप इसका। चलिए बेहतरीन, बहुत अच्छे बच्चे, शाबाश। तो इसमें होगा क्या, आप देखिए पहले इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन में पूरी तरह से कि इन्फ्लामेटरी और एलर्जिक रिएक्शन में होगा ये। दूसरा, ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड फ्लो में यूज़ हो रहा है, राइट। दूसरा, स्मॉल मसल जो कंट्रक्शन है उसमें भी ये यूज़ होता है क्योंकि इंडक्शन ऑफ लेबर की बात करी गई है, ठीक है। तीसरी जो बात आती है वो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। नर्व इम्पल्सेस जो हैं वो स्टिमुलेशन पे आधारित होती हैं, इन सबसे इनका कोई लेना देना नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। तो लॉक करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का है। अब इसका आंसर आप देखते चलेंगे कि जब मैं क्वेश्चन ले रहा था तभी भी मैंने आपको मेरे प्यारे बच्चों इस बात को बताया था कि जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है उसको कई एक बुक, कई एक टीचर अलग अलग स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। इनको कोई लोग 6 स्टेप में लिखते हैं, कोई 5 स्टेप में लिखता है और कोई 4 स्टेप में लिखता है। तो आप इसको यहाँ पे और देखें, ठीक है। स्टार्टिंग एक ही जगह से होगी, मसल एक्टिवेशन। द मोटर नर्व स्टिमुलेट्स the motor impulse to pass on to the neuron and neuromuscular junction. It stimulates to the sarcoplasmic reticulum to release the calcium into the muscle cell. The next is muscle contraction. The calcium flood into the muscle cell and it binds with the troponin, allowing to the actin and myosin to bind. The myosin and the actin cross bridge bind to contract using ATP. Recharging. ATP is resynthesized, which allow the actin and myosin to maintain their strong binding state. Finally, we will talk about the relaxation. The relaxation takes place when the stimulation of the nerve stops. Calcium is the pumped back into the sarcoplasmic reticulum, which breaks to the link actin and myosin. Actin and myosin return to in their inborn state, causing to the muscle to relax. Alternatively, relaxation failure also occur. ATP is no longer available, right? तो मसल की जो एक्टिविटी है वो तब तक होती रहेगी जब तक वहाँ पे क्या अवेलेबल है, जब तक वहाँ पे ATP अवेलेबल है। ATP क्या करेगा, आपका एक तरह से एनर्जी प्रोवाइडर है, उसकी हाइड्रोलिसिस होती रहेगी, एनर्जी वहाँ बनती रहेगी और मसल का कॉन्ट्रैक्शन तब तक होता रहेगा। चलिए अब बात करेंगे जो मैंने शुरुआत में कहा था कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में आपसे पूछे जाते हैं। अगर अच्छी तरह का इंटरव्यू लिया जा रहा है तो मैं इस तरह की बात नहीं कर रहा हूँ कि जनरल 12th या नॉर्मल जो आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो ज़्यादातर
किस तरह के इंटरव्यू लेते हैं उन पर ज़्यादा मैं डिस्कशन नहीं करने वाला आपसे। मैं सिर्फ इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस के जो चांसेस हैं पूछने के उन पे बात कर रहा हूँ। तो व्हाट आर कॉजेज क्रॉस ब्रिज? With respect to the muscle contraction, a cross bridge refers to the attachment of myosin and actin with muscle cell. All the types of muscles, whether discussing, skeletal, cardiac, smooth, contracted by the cross bridge cycle. It is repeated attachment of the actin and myosin with the cell. ठीक है, ये क्या है? क्रॉस ब्रिज एक कंडीशन है जिसमें एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट दोनों क्या है, वो एक दूसरे से अटैच रहते हैं। ठीक है, और लास्ट में होता क्या है, ये डिटैच हो जाते हैं पावर स्ट्रोक की तरफ। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ट्रोपोनिन? आप ट्रोपोनिन का रोल देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ट्रोपोनिन इज द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट अटैच टू द प्रोटीन ट्रोपोमाइसिन एंड lies between the filament in the muscles. The protein tropomyosin blocks the attachment of site of the myosin head and prevent the contraction of relaxed muscle. Right? बेहतरीन। Question number next. What part of the ATP muscles in sliding filament theory is muscle contraction? The ATP energy is currency of cell released to the myosin from attachment of the filament during muscle contraction. Myosin attachment to the filament that ATP attached to the myosin head in turn to releasing the actin molecule and causing muscle relaxation. Right? What can stop muscle contraction? इस क्वेश्चन को अगर आपसे ट्रिकी, आप बहुत ज़्यादा अच्छे जवाब देते हैं तो फिर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्या है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन को स्टॉप कर सकता है? ऐसी कौन सी कंडीशन आ जाएंगी जिससे मसल कॉन्ट्रैक्शन रुक जाए? ठीक है, और जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन रुकेगा हमारी क्लास भी रुक जाएगी। चलिए बेहतरीन, बहुत अच्छे। एनर्जी सिस्टम फटीग, देयर इज नो मोर एटीपी लेफ्ट इन मसल सेल सो इट कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट। राइट? सेकेंड इज नर्वस सिस्टम फटीग, द नर्वस सिस्टम इज नॉट एबल टू क्रिएट द एक्शन पोटेंशियल सफिशिएंटली मेंटेनिंग टू द स्टिमुलस एंड कॉज calcium release. Voluntary nervous system control, the nerves that send the signals to the muscle contract stop sending the message or the signal, hence no more calcium ion will enter to the muscles through transverse tubes, cell and contraction stops. Sensory nervous system information, a sensory neuron provides the feedback to brain indicating that the muscle is injured while the human body is trying to fit heavy weight. As a result, the muscles impulse means the sensory neurons to that the muscle telling is contract is stopped. Right? चलिए यहाँ पे आपको फिर दोबारा से मैं याद दिला देता हूँ। बढ़िया, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे आप समझिए, ये एक कंडीशन है, यहाँ से शुरुआत हो रही है एक तरह से स्ट्रेचिंग ऑफ मायोसिन हेड, हाई एनर्जी स्टेट। ये एक एनर्जी स्टेट में पूरी एटीपी इसके पास है। ठीक है, कमी क्या है कि यहाँ पे जो बाइंडिंग साइट्स हैं, जो बाइंडिंग साइट हैं आपकी ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन, उन पे कोई भी एक्शन पोटेंशियल नहीं आया हुआ है। इसकी वजह से क्या है, ये रिलैक्स स्टेट में पूरी तरह से। ठीक है, ये रेस्टिंग स्टेट में। अब ये दूसरा क्या होगा कि जब इसको पूरा जो एक्शन पोटेंशियल है वो मिल जाएगा, कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स खुल जाएंगी। ठीक है, तो फिर ये क्या होगा, ये कंडीशन है आपकी किसकी, क्रॉस ब्रिज की कंडीशन, जिसमें आपका 90 डिग्री पे 90 डिग्री एंगल से वो अटैच होगा किससे, आपका एक्टिन बाइंडिंग साइट्स पे। ये मायोसिन है, ये आपका एक्टिन है। ठीक है, अब क्या है, जब ये कंडीशन हो जाएगी इसके बाद क्या होगी, पावर स्ट्रोक। और पावर स्ट्रोक में क्या होगा, पावर स्ट्रोक में हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। इस कंडीशन में देखिए आप यहाँ पे ये, अब यहाँ जब हाइड्रोलिसिस होगा और हाइड्रोलिसिस की वजह से जो पीआई है वो रिलीज हो जाएगा और एटीपी, देखिए यहाँ पे एडीपी रह जाएगा। ठीक है, एडीपी रह जाएगा, इसकी वजह से मसल फिर दोबारा ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और मसल क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। अभी देखिए ये पीआई अलग चला गया। ठीक है, एडीपी रिलीज़ हुआ, एडीपी क्या करेगा, फिर दोबारा से फास्फोक्रेटाइन को लेके, ठीक है, फिर दोबारा से किस में आएगा, ये लो एनर्जी स्टेट है। लो एनर्जी स्टेट में फिर दोबारा से बाइंडिंग साइट पे जब आपका एटीपी
फिर दोबारा से रीजनरेट होगा रीसिंथेसाइज प्रोसेस के थ्रू, जिसमें आपका फॉस्फोक्रेटाइन फिर दोबारा से एडीपी के साथ मिलके एटीपी का निर्माण कर देगा, और ये साइकिल जो है वो यूं ही चलती रहेगी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, बेहतरीन। ये मैंने कुछ रेफरेंसेस दिए हुए हैं यहाँ पे, अगर आपको और ज़्यादा स्टडी करनी है और डीप स्टडी करना चाहते हैं आप इसके बारे में, तो इन सारे रेफरेंसेस के थ्रू आप जा सकते हैं। हमारी इसकी जो भी पीडीएफ्स हैं वो एक्टिव कम्युनिटी ऑफ इंडिया करके एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको सारी क्लासेस और सारी क्लासेस की पीडीएफ, इसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स हो सकती हैं, जो भी हम ई मटेरियल्स तैयार करते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और ई मटेरियल भी है इनका जो प्यारे बच्चों वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कोई भी किसी भी तरह की परेशानी है, किसी भी तरह की समस्या आपको क्वेश्चन को समझने में आ रही है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट डायरेक्टली, गो थ्रू द there are several options for you, go through by the WhatsApp, by the Facebook, by Gmail, or directly drop your question at the Telegram group. We will pick your question from there and we will consider in coming classes, right? So इन सब चीज़ों के बारे में मैंने जो बताया आपको उसको आप याद रखिए बहुत अच्छे तरह से। एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन जो ज़्यादातर आते हैं वो किस तरह से आते हैं। बेसिकली क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो वो एक्टिन और माइसिन से पूछता है, जो थिन और थिक फिलामेंट की बात करता है। थिन फिलामेंट में आपके 3 एलिमेंट होते हैं, 3 प्रोटीन होती हैं आपकी, एक्टिन, माइसिन और ट्रोपोनिन। थिक फिलामेंट में सिर्फ आपका माइसिन होता है प्राइमरीली। अगला क्वेश्चन अगर इधर से बनता है तो कैल्शियम के बारे में बनता है कि कैल्शियम डायरेक्टली किसके साथ बाइंड होता है, वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होता है। ट्रोपोमाइसिन जो होता है वो कैप का काम करता है और बाइंडिंग साइट को कवर करके रखता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई, बेहतरीन, बहुत अच्छे। और लास्ट इसके बारे में बात करें तो जो ट्रांसवर्स ट्यूब जो होती हैं, वो ट्रांसवर्स ट्यूब्स के थ्रू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कैल्शियम पड़ा रहता है, वो कैल्शियम वहाँ से मूव करता हुआ वापस लौट के किस पे, वो पर्टिकुलर साइटोसोल की जो साइट होती है वहाँ पे आ जाता है। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। तो चलिए आज की क्लास ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।